कल का कोई डाउट किसी को डिस्कस करना है? जब तक बाकी लोग आ रहे हैं डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आमना, दिव्यांशी, खैसपल, जैसे बहुत कुछ खास कल डिस्कस किया नहीं था। कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट? लास्ट जो क्लास थी हमारी फिजिक्स की। यस खैसपल, बताओ क्या डाउट है? व्हाट द फोटोन्स मेड ऑफ? देखो यार, अल्टीमेटली जब तुम ब्रेक करते चले जाओगे ना, तो जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर बचेगा, तुम ब्रेक करते चले जाओगे फर्दर, जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर बचेगा उन्हें कहते हैं तुम फोटोन्स को ब्रेक कर, किसी भी चीज को जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ब्रेक करते चले जाओगे, फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगा उस फाइनल स्ट्रक्चर को कहते हैं गॉड पार्टिकल्स। और तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? Why electrons are having negative charge? अब ये जो गॉड पार्टिकल्स हैं, इन गॉड पार्टिकल्स को कहते हैं हिग्स बोसोन्स। हिग्स बोसोन्स। तो तुम जब ब्रेक करते चले जाओगे किसी भी चीज को, फाइनली जो जहां जाकर रुकेगा, दे आर गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो ऐसा, दे आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे डू एग्जिस्ट। कि नेचर में सबसे कम स्टेबल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो तुम नेगेटिव कह रहे हो ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर जस्ट कन्वेंशंस। फ्लेमिंग था जिसने ये नेमिंग करी थी। जब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, जे थॉमसन ने जब डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पास एक चार्ज पार्टिकल था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज था। फिर उसने प्रोटॉन डिस्कवर किया, तो ये पता था कि दो तरह के चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट करता है, एक प्रोटॉन पर एग्जिस्ट करता है। बट नेगेटिव और पॉजिटिव देना ना जस्ट नाम है, कुछ कन्वेंशन है, कुछ तो लिखना था, नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया। हो सकता है उसे नॉर्थ साउथ लिख देता। अब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल क्यों कहते हैं? मेयर कन्वेंशन, जस्ट अ कन्वेंशन, नथिंग एल्स। तो पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन है, फोटॉन्स मेड ऑफ हिग्स बोसोन्स, physical significance of electrons and protons. Why electrons have negative charge? Electrons and protons are just elementary particles, so less than electronic charge never exists. It's due to quarks. Charge less than electron do exist. Minus e/3 charge exists करता है, which is over, this charge exists over quark. They are particles which are known as quarks. Quarks have charge plus minus e/3. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी आइसोलेटेड क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता। एक आइसोलेटेड क्वार्क के एग्जिस्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर अब नहीं है। वो टेम्परेचर कभी एग्जिस्ट करता था जब बिग बैंग हुआ था। एट द टाइम ऑफ बिग बैंग ऐसा टेम्परेचर था कि इंडिविजुअल क्वार्क एग्जिस्ट करते थे। तो एट द टाइम ऑफ बिग बैंग e/3 और प्लस e/3 और माइनस e/3 चार्जेस एग्जिस्ट किया करते थे। अब ये e/3 और माइनस e/3 कंबाइन कर कर एक चार्ज e बना देता है, स्टेबल नहीं होता। आज किसी की फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास है शायद जिगमत की। जिगमत जो फर्स्ट क्लास, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, E इज इक्वल टू h न्यू। दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
रीजन ये है कि रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रेडिएशन में पैकेट्स है एनर्जी के, एक एक कर पैकेट्स आते हैं, उन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। पैकेट्स है एनर्जी के फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए। सो अप टू लास्ट क्लास हम फंडामेंटल फोर्सेस कर रहे थे। फंडामेंटल फोर्सेस में आज शायद की से जिगमत की फर्स्ट क्लास है। फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर हमने कुछ फोर्सेस करी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिस्कस कर लिया था, न्यूक्लियर फोर्स हमने डिस्कस कर लिया था। सिर्फ एक फोर्स बचती है विच इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है मासेस के बीच में। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, वो चार्जेस में एग्जिस्ट करती है। आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में एक्ट करेगी। देन यू हैव वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, इट एक्ट्स ड्यूरिंग बीटा डीके। ड्यूरिंग बीटा डीके न्यूक्लियर, ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करती हैं, इट एक्ट्स ड्यूरिंग बीटा डीके। अब समझो व्हाट इज बीटा डीके। न्यूक्लियस में कभी कभी क्या होता है भाई, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन ब्रेक कर जाता है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, और एक और पार्टिकल होता है, इसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। सो दिस इज न्यूट्रॉन, this one is proton, this is electron. सो न्यूक्लियस के अंदर अक्सर होता है कि इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। अच्छा भाई, जरा सा मुझे कुछ चीजें बताओ। अ, ये रेडियो एक्टिविटी सुना है आप लोगों ने सबने? हसीब, एसवेल, जिगमत, कोई एग्जाम रेडियो एक्टिविटी सुना है सबने? ओके, रेडियो एक्टिविटी सुना हुआ है। रेडियो एक्टिविटी, कोई एग्जाम्पल बताओ किसी एलिमेंट का विच इज रेडियो एक्टिव। दिव्यांशी, कोई एलिमेंट बताओ, कुछ ऐसा मटेरियल जो रेडियो एक्टिव होता हो। यूरेनियम। यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव। यूरेनियम रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि यूरेनियम में से कुछ तीन तरह की रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। अल्फा पार्टिकल कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं, गामा रेज कहते हैं। ड्यूरिंग बीटा डिके, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके, एक टाइप का डिके होता है बीटा डिके। उसे कहते हैं कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने को कहते हैं बीटा डिके। और बीटा डिके में ये रिएक्शन हो रहा होता है कि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा डिके। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस एक फोर्स एक्ट करती है विच इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। हसीब, बीटा डिके क्लियर हुआ? हसीब, सो बीटा डिके में होगा क्या, न्यूट्रॉन ब्रेक करेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसे बीटा डिके कहते हैं। हाँ, ओके, दोबारा सुनो। मीनल, उजैर, आमना, दोबारा सुनिए। बीटा डिके का मतलब है कि अगर आपने एक न्यूक्लियस ले लिया, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। बीटा डिके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग बीटा डिके a neutron convert
और ऐसे लिख लो ब्रेक। A neutron break into electron, proton and antineutrino and antineutrino। इस रिएक्शन को कहते हैं बीटा डीके, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। वेयर एंटीन्यूट्रिनोज गो, एंटीन्यूट्रिनोज गोज इनटू स्पेस, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन की तरह बाहर निकल जाता है। Why beta decay happens? What governs it? It happens due to instability. रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है, उसमें प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन बढ़ता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन से अनस्टेबल होता है, ब्रेक कर जाता है। जब वो ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के तीन तरीके हैं, या तो अल्फा डिके होगा, मींस अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, या बीटा डिके होता है। तो बीटा डिके में ये पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, न्यूट्रिनो बाहर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाई बीटा डिके हैपेंस, व्हाट गवर्न्स इट? इट हैपेंस ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल हो जाएगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे बढ़ते चले जाओगे, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबिलिटी की वजह से ब्रेक कर जाता है, तो अनस्टेबिलिटी गवर्न करती है। डज इट मेक्स एनी हार्म? इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो रेडिएशन निकलती है, कुछ एनर्जी भी निकलेगी, ये एनर्जी हार्म क्रिएट करती है। हाँ, बीटा इज इलेक्ट्रॉन, एनर्जी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यही रेडिएशन ही तो होती हैं जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके अंदर यही रेडिएशंस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नो, अल्फा डिके भी अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। इट हैपेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। कैसुअल इट हैपेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन की वजह से होगा। ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल एलिमेंट को कहते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी एंड बीटा डिके, बीटा डिके को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं मीनल। अगर आप कह रहे हो ना कि एक एलिमेंट है विच इज रेडियो एक्टिव, दैट मीन्स उस एलिमेंट में से कुछ बाहर निकल रहा है। उस एलिमेंट में से तीन चीजें बाहर निकल रही हैं। अल्फा पार्टिकल जो हीलियम है, उसे अल्फा डिके कहते हैं। बीटा पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे बीटा डिके कहते हैं। रेडिएशन बाहर निकलेगी जिसे गामा डिके कहते हैं। सो रेडियो एक्टिविटी इज नॉट डिफरेंट देन अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। अल्फा, बीटा एंड गामा, इनको कंबाइन कर कर कहते हैं रेडियो एक्टिविटी है। excess of protons should need electrons which is beta, but those no, but those electrons are not in nucleus, that electrons are revolving around nucleus। और ये जो फिनोमेना हो रहा है, ये एटम में से नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस में से हो रहा है। so excess of electrons are not responsible for beta decay। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते गैसफुल, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ये पूरा का पूरा सिर्फ न्यूक्लियस से हो रहा है, तो ओनली प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा। और कोई डाउट किसी का? मिनल, तुम्हारा क्लियर हुआ रेडियो एक्टिव एंड बीटा डीके? मिनल, रेडियो एक्टिविटी एंड बीटा डीके, ओके। सो दिस इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसकी रेंज होती है 10 raised to the power minus 16 meter। It's a very very short range force। Its range is 10 raised to the power minus 16 meter। इसका नाम ही वीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, this weak nuclear force is almost 10 raised to the power 25 times stronger than gravitational force। ये gravitational force के comparable 10 raised to the power 25 times तक strong हो सकती है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, यहाँ WZ बोसोन्स होते हैं। एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं जिन्हें बोसोन्स कहते हैं। WZ बोसोन्स और एक्सचेंज पार्टिकल्स। इतना लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। और बस इस चैप्टर में इतना ही था, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई सब लिखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। उजैर लिखा तुमने? ओके, सबका हो गया। अपना सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ रह गया आखिरी। आपसे एक रेशियो पूछता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, या पहले हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये रेशियो होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 रेज टू द पावर 36 टाइम्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 रेज टू द पावर 38 टाइम्स है, और वीक फोर्स 10 रेज टू द पावर 25 टाइम्स है। ये रेशियो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स का। लिखिए इतना। रेशियो लिखिए बस। फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है इसमें मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा पाऊँ, कंसेप्चुअल था। सेकंड चैप्टर से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके भाई, वो इतना सबका। ओके चलो भाई, इसको रब करता है। सो दैट वाज इंट्रोडक्टरी। फर्स्ट चैप्टर था इसलिए कराना जरूरी था। आपकी कैलकुलेशन सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होंगी। ये मेजर है जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं ढंग के। डायमेंशनल एनालिसिस। भाई समझो जरा, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है। ये डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट होता है विद द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दिस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मींस क्वांटिटी। कोई नहीं, स्टैंडर्ड सही टाइम पर आया, बस अभी अभी मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। जिस क्वांटिटी को भी आप मेजर कर सकते हैं, that quantity is known as physical quantity. Quantity that can be measured is a physical quantity. हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो। भाई आप मास को मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। आप टाइम मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। भाई आप फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग्स क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल। हर वो चीज जो मेजर हो जाएगी, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक आपकी क्वांटिटी होगी विच इज फंडामेंटल, दूसरी जो क्वांटिटी होगी दैट इज डिराइव्ड। तो आपके पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है
और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो जरा समझो फंडामेंटल का क्या मतलब है। देखिए ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपको कोई लैंग्वेज दूं, से इंग्लिश देता हूं, हर लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में भी लेटर्स हैं। हर लेटर अपने आप में फंडामेंटल है, हर लेटर यूनिक है। लाइक दिस ए इज अ यूनिक लेटर, बी इज अ यूनिक लेटर, जेड इज अ यूनिक लेटर। ये हर लेटर अपने आप में यूनिक है। इसे आप किसी और के टर्म्स में डिराइव नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूं बी बनाओ, पॉसिबल नहीं है। ए बी जेड हर लेटर अपने आप में कैसा है, यूनिक। लेकिन इन लेटर्स के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे वर्ड्स इन लेटर्स से डिराइव्ड हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लेटर फंडामेंटल है, वर्ड्स डिराइव्ड है। बिल्कुल ऐसी ही फिजिक्स में भी कुछ क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप किसी और के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मींस क्वांटिटीज जो बिल्कुल फंडामेंटल है लेटर्स की तरह। quantities that can't be express in terms of other physical quantities। तो जिन क्वांटिटीज को आप किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज को आप कहोगे दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होंगी, दे आर फंडामेंटल। एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम वी हैव, अच्छा अब यूनिट सबके समझ में आता है, एसआई और सीजीएस। दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एक एसआई यूनिट एक सीजीएस। मास की एसआई यूनिट बताओ, स्टैंजन। स्टैंजन एसआई यूनिट ऑफ मास। स्टैंजन एसआई यूनिट ऑफ मास। मैं थोड़ी देर के लिए ना तुम्हारे चैट अपने साथ ही कर रहा हूं बस। केजी सब बताओ मुझे। स्टैंजन, आमना, उजैर, मीनल, दिव्यांशी। एसआई यूनिट ऑफ मास। मीनल केजी होती है, दिव्यांशी नहीं, सीजीएस। हाँ सही बता रहा है सी। दिव्यांशी एसआई यूनिट, भाई मास की एसआई यूनिट इज केजी। लेंथ की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट सब बताओ। कैस्फिल का आ गया आंसर। स्टैंजन, हसीब, आमना, स्टैंजन, मीनल, उजैर, मीटर। नहीं दिव्यांशी डायप्टर नहीं, मीटर। मीटर लेंथ है, लेंथ। डायप्टर तो 1/लेंथ पावर हो जाएगी। चलो भाई, तुम्हें यूनिट्स पता है। सो एन आई एस आई यूनिट सिस्टम वी हैव, जब आप एसआई सिस्टम लोगे सो वी हैव 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी देखेंगे सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल क्या चीजें हैं। 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। भाई यहां तक बताओ, कोई क्लियर है, कोई डाउट यहां तक किसी को? डाउट्स किसी का कुछ? हसीब, आमना, मीनल, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। इतना से लिख लो जल्दी, फिर मुझे बताओ, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट बनाते हैं और अब कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे।
ओके चलो भाई, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का। भाई अगर तुम्हारा कुछ ऐसा डाउट है ना जो आप लिख कर नहीं पूछ सकते, तो जस्ट आपके पास रेज योर हैंड का ऑप्शन है। स्टैंजन ने गलती से करा हुआ है शायद। जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, हम बात कर सकते हैं। तो सिर्फ मैंने जानबूझ के म्यूट करा हुआ है कि बैकग्राउंड साउंड ना है, अदरवाइज मैं अनम्यूट कर सकता हूँ आप लोगों को और हम डिस्कस कर लेंगे। बैकग्राउंड साउंड की वजह से म्यूट किया हुआ है। कोई डाउट ऐसा है जो आप लिख कर नहीं पूछ सकते, टाइप नहीं कर सकते, जस्ट मुझे बताओ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी, और ये इसकी एसआई यूनिट। सो फर्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज मास। मास को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एम से, और मास की जो एसआई यूनिट है दैट इज केजी। सेकंड जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज लेंथ, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एसआई यूनिट इज मीटर। थर्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज टाइम, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एसआई यूनिट इज सेकंड्स। फोर्थ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट टी इज रिजर्व फॉर टाइम, तो टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ लोग केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन कैपिटल के से आता है। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑथर्स A से भी रिप्रेजेंट करेंगे। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, कैपिटल A से आएगा। इलेक्ट्रिक करंट के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। शुरू की 5 क्वांटिटीज तो आपने सुनी होती हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी है, कि अगर मैं आपको एक 100 वॉट का बल्ब दे दूं, एक 200 वॉट का बल्ब दे दूं, तो 200 बल्ब वाले बल्ब से जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है दैट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में, CD। हाँ कैसफिल, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा अब ये ना, इसमें इश्यूज हैं। अगर आप लाइट को पार्टिकल पिक्चर में लेते हैं देन इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप लाइट को वेव लेते हो देन इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद लास्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। पूरी फिजिक्स लाइक आप जितना भी 11 12 में पढ़ोगे, वो सारी क्वांटिटीज इन 7 क्वांटिटीज से डिराइव होती है। हर क्वांटिटी को इन 7 की टर्म्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में किसी भी वर्ड को लेटर्स की टर्म्स में डिवाइड कर सकते हो, 27 लेटर्स में से कुछ एक होगा, ऐसी हर क्वांटिटी इन 7 में से कोई एक या दो के कॉम्बिनेशन से बन जाएगी। अब इसके बाद सिर्फ 2 क्वांटिटीज बचती हैं जो इनमें से किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बन पाती। उन क्वांटिटीज को कहते हैं, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल की एसआई यूनिट है रेडियन। सो प्लेन एंगल इज एंगल, जो नॉर्मल टू डायमेंशनल एंगल आप पढ़ते हो, दैट टू डायमेंशनल एंगल इज प्लेन एंगल, रेडियन में आप इसे मेजर करते हैं। दूसरी क्वांटिटी है जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। अब समझो जरा सॉलिड एंगल क्या चीज है। सॉलिड एंगल लाइक कोन तुमने देखा है, ऐसा अगर एक कोन दिया हुआ है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, हाँ, अगर ये कोन दिया है, मान लो ये कोन बना दिया पंजा, अगर ये कोन है तो कोन थ्री डायमेंशनल है। कोन ये जो एंगल सबटेंड करेगा ना सेंटर पे, कोन थ्री डायमेंशनल, इस थ्री डायमेंशनल एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो कोन अगर थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल कोन सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 7+2 इन क्वांटिटीज के अलावा कोई और नई क्वांटिटी आप नहीं पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आएंगी। 2, 3, 4, 5 क्वांटिटीज कंबाइन कर कर नई क्वांटिटीज बन। इसको लिखिए और मुझे बताइए इसमें अगर कोई डाउट हो तो। इतना लिखिए और बताइए इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो। एंगल सबटेंडेड बाय लाइंस इन थ्री डायमेंशन इज सॉलिड एंगल्स। अब लाइंस ना थ्री डायमेंशन में एंगल सबटेंड नहीं कर सकती कैस्पल। लाइंस तो टू डायमेंशन में ही होंगी, थ्री डायमेंशन में कोन जैसा बनेगा। अच्छा उजैर, एक बार मैं सॉलिड एंगल दिखा देता हूं, रुको जरा एक मिनट। ओके अर्जुन, उजैर देखो सॉलिड एंगल कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहां पर एक कोन बना देता हूं, ये कोन है, तो ये कोन सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये जो थ्री डायमेंशनल एंगल दिख रहा है, इस थ्री डायमेंशनल एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये काम कैस्पल एक लाइन से नहीं हो सकता, मल्टीपल लाइंस होंगी तो कोन अपने आप बन जाएगा, इसे सॉलिड एंगल कहेंगे। क्लियर है? हाँ, सॉलिड एंगल इज 3D, बट लाइंस इनफेक्ट 1D होती हैं, दो लाइंस मिलकर 2D बनाएंगी। सबने लिख लिया? हसीब, दिव्यांशी, मीनल, उजैर, आमना, नेक्स्ट देखिए। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ये 7 थी। अब इनके अलावा आप जो कुछ भी फिजिक्स में पढ़ोगे वो सब डिराइव्ड है। जरा मुझे एक एक करके नाम बताते चले जाओ डिराइव्ड क्वांटिटीज के। मिनल, सॉलिड एंगल अपने आप में एग्जांपल है। सॉलिड एंगल का एग्जांपल यही था, कोन। कोन सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा दैट्स अ सॉलिड एंगल। स्फेयर है, स्फेयर पूरा थ्री डायमेंशनल है, अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है दैट सॉलिड एंगल। हाँ, खेस्पेल ने। अब मुझे एग्जांपल्स बताने शुरू करो। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, एरिया आ गया। तो इन दो के अलावा आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? डिराइव्ड। डिराइव्ड। यस, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप फंडामेंटल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वांटिटीज that can be express in terms of fundamental physical quantity.
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, दे आर नोन एज डिराइव्ड। एग्जाम्पल देखो, जैसे वेलोसिटी है, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, लिस्ट बनाते चले जाओ। इनके अलावा आपने जो कुछ भी फिजिक्स में सुना है सब डिराइव्ड। और ये सारी की सारी डिराइव्ड होंगी कहां से? ये सब डिराइव्ड होंगी फंडामेंटल से। तो जब आप डिराइव्ड को फंडामेंटल की टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, तब आप टर्म्स यूज करोगे विच आर नोन एज डायमेंशन। अब यहां से इस चैप्टर की कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी। डायमेंशन, हाँ हसीब, टफ सरफेस टेंशन भी, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। सो देखो, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एरिया दे दिया। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करो फंडामेंटल में। तो एरिया को आप लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। दैट्स एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों आपके लिए लेंथ है। जब मैं कहता हूं ना लेंथ फंडामेंटल, तो हर वो चीज जिसे आप मीटर में मेजर करते हैं वो लेंथ है। लेंथ लेंथ है, ब्रेथ लेंथ है, हाइट लेंथ है, डेंसिटी लेंथ है, थिकनेस लेंथ है। हर वो चीज जिसे आप मीटर में मेजर कर रहे हो वो आपके लिए लेंथ है। तो आपके लिए लेंथ भी लेंथ है और आपके लिए ब्रेथ भी लेंथ है। तो आप लिख सकते हैं एरिया आ गया लेंथ का स्क्वायर। तो देखिए, आपने एरिया डिराइव था, इसे लेंथ फंडामेंटल थी, इसमें ब्रेक कर दिया। लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया लेंथ स्क्वायर। तो ये जो पावर आपने यूज कर, अब इसका लिखने का एक तरीका और भी है। भाई एरिया सिर्फ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप लिख सकते हो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, मींस मास की पावर 0। लेंथ की सेकंड पावर पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम की पावर 0। तो ये जो आपने 2 यूज किया ना, इस 2 को कहते हैं डायमेंशन। दिस 2 इज डायमेंशन। जब आप एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में ब्रेक करोगे, तो फंडामेंटल की जो भी पावर आएगी, दिस पावर इज नोन एज डायमेंशन। ये जो टर्म आई एल स्क्वायर, इसे कहते हैं दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन बन रही है a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इस इक्वेशन को कहते हैं दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। सो डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। हाँ कैसवेल, बहुत दिनों के बाद किसी ने ये लॉजिक पूछा है। दिस इज इलॉजिकल, मतलब ये कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है इसीलिए मैंने लिख दिया। स्टैंडर्ड तो यही होना चाहिए, टेम्परेचर की पावर 0, करंट की पावर 0, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की पावर 0। स्टैंडर्ड तो ये एल स्क्वायर लिख दिया। बस ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स ना टी पर जाकर रुक जाती हैं। मतलब मैं हमेशा ये नोटेशन यूज करूंगा। मैं तो खुद कहता हूँ ये बेवकूफी की नोटेशन है, लेकिन तुम एनसीईआरटी उठाकर देखोगे वो ऐसे लिख देगा। बाकी पर डिपेंड नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं है उनको लिखना, मैं कभी नहीं लिखूंगा। बाकी लोग भी सुन लो, देखो जिस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना उसको लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा ऐसे लिखा करेंगे। कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जो इसे लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट हम हमेशा इसको ऐसे यूज करेंगे। इतना लिख दीजिए, फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और फिर आप लिखना शुरू करोगे डायमेंशनल इक्वेशंस। भाई ये समझ में आया सबको? यहां से कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे।
हर एंट्रेंस में यहां से एक क्वेश्चन आता है। आमना, दिव्यांशी, मीनल, हसीब, उजैर, क्लियर है ये सबका? इतना लिखो, फिर और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। खैसपल, तुम अपने आप फंडामेंटल क्वांटिटी चूज नहीं कर सकते। कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, स्टैंडर्ड तो यही है फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई यूनिट में। बट अगर तुम अपनी मर्जी से कोई रैंडम सिस्टम लेते हो, उसमें कहते हो योर एरिया इज फंडामेंटल, देन यस, तुम लेंथ को एरिया की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एरिया टू दी पावर हाफ हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगी। और एग्जांपल्स देखिए, लाइक वॉल्यूम। भाई किसी भी तरह का वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वॉल्यूम लेंथ, ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट है। आपके लिए लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। तो जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब। तो यहां ये जो 3 है, ये 3 डायमेंशन हो गई। ये जो एल क्यूब आया, ये एल क्यूब डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और v इक्वल टू एल क्यूब अगर आपने लिख दिया, दैट्स डायमेंशनल इक्वेशन। भाई एक एग्जांपल और, 3 एग्जांपल्स में सब लिखना सीख जाते हैं डायमेंशन, इसके बाद तो बस लिस्ट बनानी रह जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं डेंसिटी, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, मास m1, वॉल्यूम हमने लिखा था एल क्यूब। इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो देखो ये क्या हो सकता है, इट्स m1। एल को ऊपर लेकर जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -3। कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखेंगे m1 L-3 T0। तो यहां 1, -3 डायमेंशन है, m1 L-3 डायमेंशनल फॉर्मूला है, और रो इज इक्वल टू m1 L-3 डायमेंशनल इक्वेशन। भाई यहां तक बताइए, कोई डाउट? क्लियर है इतना सबका? इसके बाद हम लिस्ट बनानी शुरू कर देंगे। मैं यहां तक एक्सपेक्ट करता हूं कि इस थर्ड एग्जाम्पल तक डायमेंशंस लिखनी आ जाती हैं। उजैर, दिव्यांशी, मीनल। इतना लिखो, फिर एक लिस्ट बनाएंगे। अभी हमें न्यूमेरिकल्स के लिए डायमेंशंस आनी चाहिए आपको सारी, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, बाकी लोग बताओ, मुझे लिख लिया तो रब करते हैं इसे। रब कर दूं? हसीब, आमना, मीनल। दिव्यांशी लिख लिया?
चलो भाई इसे रब करते हैं। अब आपको एक लिस्ट बनानी है, ये थोड़ा सा लेंदी काम है। आपके सिलेबस में 11th और 12th के सिलेबस में जो भी मेजर क्वांटिटीज हैं, आपको उन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस आनी चाहिए। बिना इसके हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी सिलेबस में क्वांटिटीज हैं उन सब की डायमेंशंस सीखनी होंगी आपको, तब जाकर कुछ आगे हम कर पाएंगे। और मुझे बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स बताना। अब जो चीजें मैं यूज करूंगा, ज्यादातर चीजें आप क्लास 10 तक पढ़कर आते हैं, कुछ ही चीजें नहीं होंगी। मुझे एटलीस्ट पता चल जाए आपको कितना आता है, उसी हिसाब से फिर हम बैच की स्पीड रखेंगे। ये तो सीरियल नंबर हो गया। भाई अपनी कॉपी में ये लिस्ट बनाना, रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर लेना, वर्टिकल होकर नहीं आएगा ये। फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। ये लिस्ट थोड़ी सी लेंदी होगी। जो कुछ भी आपके सिलेबस में, सबके लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए, तभी हम डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो क्वांटिटी आती है दैट इज डिस्टेंस। अब मुझे तुम लोगों के रिस्पॉन्स चाहिए बहुत तेजी से। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट? देखो कैस्पेल का तो आंसर आ भी गया, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इट्स अ लेंथ। तो ऐसा यूनिट L1। मुझे सबकी स्पीड चाहिए जो कैस्पेल की स्पीड है, लिखते ही आंसर आ जाता है। हसीब, उजैर, मिनल। लेंथ है, डायमेंशनल फॉर्मूला L1 हो जाएगा, SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर। डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस इज लेंथ विच इज L1। देखो कैस्पेल का फिर से आ गया एल, डायमेंशनल फॉर्मूला हसीब L1 T माइनस 1। अच्छा एक काम करो, तुम लोग ग्रुप में रिप्लाई करो, ग्रुप में रिप्लाई करो एवरीवन वाले में। मीटर पर सेकेंड, सीजीएस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो एसआई यूनिट कैसे आई, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड्स, मीटर बाय सेकेंड्स इज मीटर पर सेकेंड। मीनल एंड दिव्यांशी क्लियर है यहां तक? आमना? अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कह रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी, इट्स अगेन द सेम थिंग। चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। चेंज इन वेलोसिटी में भी डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। यस, फॉर वेलोसिटी वी नीड डायरेक्शंस, बट डायरेक्शंस की कोई डायमेंशंस नहीं होती, सो डायरेक्शंस डायमेंशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तीसरा है एक्सेलरेशन। Acceleration is change in velocity
डिवाइडेड बाय टाइम। नहीं हसीब, तुम्हारी डायमेंशंस गलत हैं। मुझे डायमेंशंस चाहिए सबके। खैसपल हसीब का गलत आ रहा है, आमना का आंसर सही है, और बाकी लोग आराम कर रहे हैं। मीनल, उजैर, उजैर का कोई आंसर नहीं है, बैठा हुआ है उजैर बस। हसीब ठीक कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। खैसपल का सही है, आमना का सही है, हसीब, और मैं से फिर से प्राइवेटली कर रहा हूँ, पता तो चले मुझे कि तुम कर क्या रहे हो। उजैर शुरू हो जाओ, कैलकुलेट करो। मीनल, आंसर चाहिए। मुझे यूनिट नहीं चाहिए हसीब, डायमेंशन चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। एक आमना ने मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाया है, बाकी सब ने यूनिट लिखी है। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ मुझे क्या आएगा। हसीब का सही आ रहा है। मीनल, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी। मीनल एंड उजैर। दिव्यांशी का तो पता ही नहीं क्लास में है या नहीं है इस वक्त। मीनल, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या परेशानी आ रही है। यस मीनल। हेलो। हाँ, मीनल का सही है। दिव्यांशी, तुम हो क्लास में? यस सर। तुम्हारे आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो सर एक मिनट कैलकुलेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी करो कैलकुलेट, बताओ मुझे क्या आ रहा है। और उजैर, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? उजैर, अरे बोलो। उजैर है ही नहीं क्लास में। सो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विच इज L1 t minus 1 divided by time which is t1. So this is L1 t minus 1 minus 1. अब देखो यूनिट कैसे लिखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या हो गया, सेकंड्स, तो कंबाइंड यूनिट होगी मीटर सेकंड्स माइनस 1 माइनस 1। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस लिखोगे मीटर की जगह सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर तो पर सेकंड स्क्वायर है ही। हाँ जी, बताइए यहाँ क्या डाउट है। यहाँ तक क्लियर है सबका? खैसफल, तुमने हाथ उठाया? अरे नहीं उठाया। दिव्यांशी, हुआ यहाँ तक क्लियर? फोर्थ, स्पीड बढ़ाओ अपनी सब, और जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाओ मोमेंटम। मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फास्ट। दिव्यांशी जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। उजैर एक आंसर तो दे दो। मिनल, एमएल, खैसपल का आ गया, ठीक है। उजैर, चलो गुड, उजैर का सही आ रहा है। आमना भी ठीक है, यूनिट भी ठीक है खैसपल का। और खैसपल की एसआई सीजीएस सब आ गई। दिव्यांशी का नहीं आया कुछ भी, मीनल का कोई आंसर नहीं आया, हसीब का भी आंसर सही आ रहा है। बस दो लोग रह गए, दिव्यांशी एंड मीनल। देखो भाई, मास मीनल का भी आ गया, सिर्फ दिव्यांशी बची हुई है। दिव्यांशी, मास इज m1, velocity is L1 t minus 1.
so it's m1 l1 t minus 1. SI unit mass की SI unit is kg. Velocity की SI unit is meter per second. So this is kg meter per second. CGS जब आप लिखोगे kg का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड। भाई यहां तक क्लियर है सबका? ओके अब तुम लोगों को एक काम करना है, एडुकेरन का ऐप डाउनलोड करना है। क्लास 11th की बैच में अपना अकाउंट बनाओ। तुम्हारे अकाउंट में एक असाइनमेंट पड़ा हुआ होगा जो तुम्हें सैटरडे तक पूरा करना है। जो डाउट होगा उसका मैं सैटरडे डिस्कस करूंगा। प्ले स्टोर पे जाओ, एडुकेरन नाम का ऐप है, उसमें डाउनलोड करो क्लास 11th में। कल सुबह तक उसमें एक असाइनमेंट आएगा डायमेंशंस का, वो असाइनमेंट पूरा करो। सैटरडे डिस्कस करेंगे। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं। कल आपकी केमिस्ट्री, हाँ ऐप स्टोर पे हाँ ऐप स्टोर पर होगा सी। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास है मेरे साथ सैटरडे सेम टाइम। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? कोई डाउट नहीं है। चलो भाई क्लास यहीं छोड़ते हैं। इस वीक के बाद से नेक्स्ट वीक थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ाएंगे। 3 आवर्स अ वीक से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ आवर्स हम इंक्रीज करेंगे। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीक सैटरडेज को कंटिन्यू करेंगे। मीनल अभी बुक के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो, पहले एनसीईआरटी करो। मीनवाइल तुम्हारा जो अकाउंट होगा उसमें मैं कुछ पैकेज डालता चला जाऊंगा। अभी एनसीईआरटी फॉलो करो, जस्ट एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर से पढ़ना शुरू करो, उसमें डायमेंशंस है। चलो भाई यहीं छोड़ते हैं, बाय।